हर एक सक्सेस स्टोरी एक नए अंदाज में अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाती है दोस्तों। हमने कई इंटरव्यूज ऐसे शूट किए जहां पर हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग स्ट्रेटजी रहा है और उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करके वो अपने आप को कामयाब बनाया। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा जो केवल स्टूडेंट ही नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई भी है। भाई, मेरा अपना छोटा भाई है, ये मेरे ताऊ जी का लड़का अमन। और ये आज के समय में कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करके पिछले 1.5 साल से उस पर्टिकुलर जॉब पे सर्व कर रहे हैं, इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे दोस्तों। और सबसे मजेदार बात ये है कि जो चीज जनरली सारे टीचर्स लोग बोलते रहते हैं ना, ये करो ऐसे करो नहीं तो एग्जाम क्रैक नहीं होगा, आप अभी इनसे सुनना भाई। ये बच्चा बताएगा कि क्या क्या इन्होंने किया और किस तरीके से इन्होंने किया जिसकी वजह से आज ये किसी पर्टिकुलर जॉब में सिलेक्टेड है। तो सबसे पहले अमन, मेरे छोटे भाई, आप स्वागत है आज की इस वीडियो में। इसके ही परिवार संदीप केसरवानी इंग्लिश परिवार में आपका स्वागत है। और एक एक करके थोड़ा सा सबसे पहले अपने बारे में बताओ आप, और ये तैयारी आपने कब से शुरू करी, कौन सी जॉब में सिलेक्टेड बच्चे, ये बताओ पहले। जय हिंद प्यारे दोस्तों। हम एसएससी जीडी की एग्ज़ाम के थ्रू 2022 में एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। उसके बाद 2023 में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और इस समय मैं उस पर्टिकुलर यूनिट में कार्यरत हूँ। इन्होंने एसएससी जीडी का 2022 पे एग्जाम दिया था, सीआईएसएफ की पोस्ट मिली है और इस समय इनकी पोस्टिंग, ये पिछले 1.5 साल से ये भाई हमारे जो है जॉब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताए, आप सोच रहे होंगे सर 1.5 साल बाद इतना लेट इंटरव्यू क्यों? भाई पहले तो छुट्टी नहीं मिलती, और दूसरी बात है कि मैं दिल्ली रहता हूँ और भाई हमारा प्रयागराज रहता है। तो इस वजह से ये जो गैप है ना, ये सहयोग नहीं बन पा रहा था 1.5 साल से कि हम एक जगह पर इकट्ठे हो पाए और ये इंटरव्यू का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए। आज की इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको इस पूरी वीडियो में पूरे इंटरव्यू के 2 पार्ट्स आपको दूंगा। एक पार्ट होगा जो सिलेक्शन से पहले का होगा, मतलब पूरी की पूरी जर्नी, एक एक चीज पूछूंगा मैं, जो जनरली आपके सवाल होते हैं एक एक चीज पूछूंगा। और दूसरा जो वीडियो होगा वो सिलेक्शन के बाद का ये 1.5 साल। बहुत सारे लोग इस पार्ट पे बात नहीं करते ना, सिलेक्शन के बाद के 1.5 साल जो इन्होंने बिताए हैं, हम उस पर भी एक वीडियो आपको शूट करके देंगे, यानी 2 पूरे वीडियोस आपको देखने हैं। ठीक है। सो अमन, कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं जो बच्चों के होते हैं। जैसे सबसे पहले अपनी कुछ प्रिपरेशन स्टडी 2022 बताया, 2022 से शुरू करी थी कुछ, और उसके 2022 में सेलेक्ट हुए थे, 2022 से प्रिपरेशन शुरू हुई थी, कैसे क्या था? 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ, जो कि दूसरी बार था एसएससी जीडी में। इससे पहले मैंने 2021 में फॉर्म अप्लाई किया था, जो कि खुद के ही फ़ोन से मैंने उस फॉर्म को अप्लाई किया था। मेरा मकसद ये नहीं था कि एसएससी जीडी को मैं वो क्रैक कर लूँगा, एसएससी जीडी को मैं क्रैक कर लूँगा। लेकिन मुझे ये था कि मैंने बस तुरंत जस्ट ही मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी, तो बस मैं उसको प्रैक्टिस के लिए मैंने कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म आता था मैं उसको अप्लाई कर देता था, खुद के फ़ोन से ही रहता था। तो मैंने एग्ज़ाम को अप्लाई किया, उसके बाद मैंने उसमें एग्ज़ाम एग्ज़ाम के लिए जो फर्स्ट स्टेज आता है उसमें फिजिकल का आता है, तो मैंने उस फिजिकल के लिए भी क्वालिफाई किया। तो फिजिकल गया मैं, एक भी दिन मैंने रनिंग नहीं की थी उस समय। मैं फिजिकल के लिए गया, वहाँ पे लोगों को देखकर, वहाँ पे जो बच्चे आए थे उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया, तो मैं भी दौड़ना स्टार्ट किया। उनके फुटप्रिंट्स को देखता रहा, बस उसी मुकाम पे मैं दौड़ते हुए सेलेक्ट हो गया, जो कि 24 या 25 मिनट 24 मिनट का था वो रनिंग, जो कि 5 किलोमीटर था। मैं अगले बच्चे को देखते हुए मैंने उस 5 किलोमीटर रनिंग को निकाला, उसके बाद मेडिकल निकाला। उसके बाद फिर मेडिकल के बाद एक फाइनल कट ऑफ बनती है, जिसमें मुझे 0.03 से मेरा नहीं हो पाया था सिलेक्शन, जो कि अगर मेरा सिलेक्शन हो पाता तो मैं असम राइफल मुझे मिलता। ओके, सो ये पॉइंट देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एक सीखने वाली बात है कि 2021 में 0.0 कितना इन्होंने बताया, 0.03 मार्क्स से रह गया, अदरवाइज असम राइफल वहां पे मिलता। और उस साल सिलेक्शन 2021 में नहीं हुआ, फिर 2022 में इन्होंने फिर से री अटेम्प्ट दिया और सेलेक्ट हुए। सेलेक्ट होने के बाद बच्चा जो है इनको इस समय सीआईएसएफ मिली है और पोस्टिंग है कहाँ पे? कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरला। केरला में पोस्टिंग है, ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल यहाँ पे होंगे। जैसे सबसे पहले एक बात इन्होंने जैसे कि बताई कि भाई तैयारी जो करनी होती है, जनरली आजकल बच्चे लोग, अमन जैसे देखो तो बच्चे पागल होते हैं कि चलो दिल्ली चलते हैं, चलो ये शहर चलते हैं। कहाँ से तैयारी करी? कोई बड़े शहर में आके तैयारी करी थी या कहाँ से करी थी? नहीं, मैं एक टाउन से बिलोंग करता हूँ, जो कि प्रयागराज से 35 किलोमीटर पर है। कौशाम्बी जिला है, उसी के अंतर्गत एक टाउन है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना
12th पास किया, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। ग्रेजुएशन का मेरा चल ही रहा था रनिंग, तो मैंने सोचा कि कुछ करते हैं कंपटीशन से रिलेटेड, कुछ जानकारी मिली हमको कि कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, अब आपका ग्रेजुएशन भी चलता रहेगा। राइट। तो उसके बाद फिर मैंने वहीं लोकल ही एक कोचिंग ज्वाइन की। उसमें मैं कोचिंग जाता था, तो 4 या 5 घंटे की क्लासेस होती थी, उसमें हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। तो मैं उसको उन सारे सब्जेक्ट्स को देखता था, जैसे उन्होंने हिस्ट्री या जियोग्राफी कुछ भी पढ़ाया तो उनको मैं एक कहानी स्टोरी के रूप में उसको देखता था, सुनता समझता था। जैसे मूवीज़ देखता था ना, मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, तो मूवीज़ के टाइप में मैं उसको एक हीरो के रूप में समझता था। सारे कैरेक्टर्स माइंड में से चलते रहते थे हमारे माइंड में सारा दिन। और मैथ्स पढ़ता था, तो मैथ्स के नंबर्स सारा दिन ऐसे देखते जैसे हमारे माइंड में घूमते ही रहते। रीजनिंग भी ऐसा ही। तो इस टाइप से मैं कोचिंग जाता था, उन चीज़ों को सारा दिन मतलब माइंड में घूमता ही रहता था। हालांकि मतलब घर में इतना पढ़ने का समय नहीं, घर में मैं जो भी चीज़ें हमको क्लास में बताई जाती थी उससे रिलेटेड मैं वीडियो देखता था। जैसे आज मैंने औरंगजेब के बारे में पढ़ा, तो औरंगजेब से रिलेटेड मैं वीडियो देखता था कि 3D में किसी ने वीडियो डाल रखी है, एक मूवी टाइप का मिले उसमें, तो उस टाइप की स्टोरी मैं देखता था, उसको मैं माइंड में अंडरस्टैंड करता था। उसके बाद उसी थ्रू में नेक्स्ट डे जब क्लास में आता था, मैं अपने सर से सवाल भी करता था उससे रिलेटेड। तो इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई की जारी रखी। ग्रेट। यानी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का एक बहुत बढ़िया तरीका अमन ने बताया यहाँ पे कि भाई ये जो क्लास में पढ़ाया जाता था ना, वो क्लास में पढ़ाई गई उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये अलग से वीडियो देखकर और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गेन करते थे। और जब वो एनिमेशन के फॉर्म में देखते थे ना भाई, तो अलग ही इंटरेस्ट आता है चीजों को और जल्दी याद हो जाता है। जैसे आप कोई मूवी देख कर आओ तो पूरी मूवी एक बार में रट जाती है, लेकिन क्लास में किताबें खुलती है तो लिखे हुए अक्षर दिखते हैं। अब वो इमेज के फॉर्म में है नहीं तो विजुअलाइज नहीं हो पाता, तो शायद इमेज के फॉर्म में हमेशा याद रख हो सके, इस वजह से जो टॉपिक पढ़ाया गया उसको उठा के ये केवल उसकी वीडियो यूट्यूब पे। ये है भाई मोबाइल का सही इस्तेमाल। अदरवाइज आजकल के लड़के तो बस रील घुमाने में लगे रहते हैं और पूरा टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो भाइयों आपके पास भी मोबाइल है ना, 2 बातें दिमाग में लॉक कर लो। पहला कि आपको किसी भी सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होने के लिए किसी बहुत बड़े तोप जैसी कोचिंग के को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर कोचिंग सब बढ़िया करा रही है। एक टाउन एरिया जो इलाहाबाद से उन्हें पता है, मैं बता देता हूँ, सरायकिल, ठीक है, सरायकिल, वहां से मैंने भी अपनी पढ़ाई करी थी कुछ साल तक। तो सरायकिल में रहता था ये, और वहीं पर लोकल की कोई कोचिंग ज्वाइन करी। वही कोचिंग वाले जो पढ़ाते थे घर आके खुद से स्टडी करता था, मैथ्स की कैलकुलेशन ये दिन भर दिमाग में दौड़ाया करता था। और उसके बाद जीएस को उठाकर इसने अच्छे से एकदम पूरी रट के बैठ गया। जीएस में कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? जीएस में मैंने 20 में से 17 क्वेश्चन भाई साहब, 20 में से 17 क्वेश्चन सही। 17 सही है, मतलब 20 में से 17 क्वेश्चन सही थे जीएस के। आप सोचो इतना चैलेंजिंग होता है जहां पे जीएस इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेगा तो कोई भी रट जाएगा यार। आप लोग भी ये फॉर्मूला फॉलो करो कि आपको सामने जो पढ़ाया जाए उस पर अलग से वीडियो देखो, और फिर वो पूरा आपके दिमाग में इमेज बन जाएगा, वो चित्र बन जाएगा, वो आपके लिए बड़ा काम आएगा। अच्छा अमन, दूसरा सवाल यहाँ पे है कि जनरली रूटीन ज्यादातर बच्चे जानना चाहते हैं कि कैसे शुरू से कैसे कितने घंटे की पढ़ाई होती थी, कितने बजे सो के उठते थे, थोड़ा वो वाला बताओ। दिन भर का रूटीन क्या था पहले का, अभी का नहीं। एसएससी जीडी एग्जाम तो मैंने ऐसे ही डाला था कि अपनी प्रैक्टिस चलती रहे, जैसे मैं कंपटीशन की तैयारी करता था। तो उससे रिलेटेड फिजिकल में मैं तो कमजोर ही था, मतलब फिजिकल वगैरह का कोई मतलब फिजिकल वर्क ही नहीं था मेरे लिए। तो एग्जाम मैंने दिया, उसके बाद बोले कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है हमारा, फिजिकल मतलब रनिंग होगी और हाइट वेट और चेस्ट का वो होगा। तो मैं पतला था, तो मुझे लगता था कि मेरा शायद नहीं हो पाएगा फिजिकल में, और ना ही मुझे लग रहा था कि मेरा हाइट वेट और चेस्ट, जो कि चेस्ट 80 सेंटीमीटर नापा जाता है, राइट, 5 सेंटीमीटर को फुलाओ। तो वहाँ पे जाकर सारी चीज़ें एकदम राइट हुई, जो भी चीज़ उन्होंने मांगा, हाइट भी सब कुछ था ठीक। 170 एसएससी जीडी में मांगा जाता, 175 मेरी थी। तो सारी चीज़ें ओके हो गई। एग्जाम वगैरह जैसे 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 स्टेजेस पार करते रहे ना, तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आया। सही बात, कैसे ऑटोमेटिक सब होता चला जा रहा है, लेकिन मामला सेट होता चला गया। चलो अच्छा, कुछ और सवाल आते हैं, जैसे इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि थोड़ा सा सब्जेक्टिव पूछेंगे। रीजनिंग में कितने मार्क्स थे? रीजनिंग तो 20 आउट ऑफ 20 मैंने पूरे किए। 20 में पूरे 20। कैसे तैयारी करी थी रीजनिंग का? रीजनिंग का क्या रहता था, रीजनिंग एक पजल टाइप है। अगर आपको कभी भी लगता होगा ना, एक पजल टाइप का आपको मिलता है, आप कभी किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, आसपास कोई फ्रेंड के पास मिलते हैं, तो उनका बच्चा क्या होता है, उल्टी सीधी चीजें करता रहता है। राइट। कोई भी चीज वो लेता है तो उसमें उल्टा सीधा करता रहता है। तो इस टाइप से आप भी रहते हैं उसके आसपास, तो बोलते हैं लाओ बच्चा मैं ये कर दूं, कहता नहीं नहीं
अंकल मैं ये कर लूंगा। तो इस टाइप का रीजनिंग को मैंने इसी तरह इंटरेस्टिंग बनाया। राइट। जैसे 15:30 लिखा हुआ है कहीं पे, उसके आगे कुछ दिया तो उसी उसी प्रोपोर्शन पे मैंने, उसी प्रोपोर्शन में मैंने ध्यान दिया कि इस साइड क्या कर रहा है, उस साइड क्या करना है। अगर वो कोई काम उल्टा कर रहा है तो मैं भी उस साइड उल्टा ही काम करूंगा। इस तरह से मैंने रीजनिंग को विजुअलाइज कर करके चीजों को अपने आप को उसकी जगह पे रख रख के इन्होंने पूरी रीजनिंग रट के बैठ गए और भाई ये पूरे 20 में 20 लेके आया, 20 प्रश्न पूरे 20 में 20 प्रश्न सही करके आ गए। और मैं 2021 का जो मैंने एग्जाम दिया था, शायद उस समय 100 क्वेश्चन का था, तो उस समय भी शायद 25 में से 25 मेरे रीजनिंग सही थे। और इसी तरह मैथ्स भी 95% के आसपास था उस समय भी। और इस समय भी 20, जैसे ही 80 का आया था टोटल 80 क्वेश्चन का, तो इसमें 20 पूरा रीजनिंग हुआ था मेरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो ये तो हो गई, ठीक है। इसके बाद कुछ मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह लगाया था? मॉक टेस्ट नहीं, लगभग एक भी नहीं लगाया होगा। भाई साहब, हम सारे टीचर्स ये चीज बोलते रहते हैं, मॉक टेस्ट लगाओ नहीं स्पीड नहीं बनेगी, मॉक टेस्ट लगाओ नहीं स्पीड नहीं बनेगी। भाई बिना मॉक टेस्ट लगाए एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया, देखो तुम्हारे सामने है, बिना मॉक टेस्ट लगाए हुए ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, 1.5 साल से जॉब कर रहा है ये। सो इसने एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया। वो बुक वाला जो बता रहे थे वो क्या था? हाँ, और हालांकि हमारे कोचिंग में क्या होता था, सैटरडे को, संडे को तो छुट्टी रहती थी, सैटरडे को एक टेस्ट होता था जिसमें हर प्रकार के, जैसे किसी बार पुलिस का उन्होंने एग्जाम से रिलेटेड कोई पेपर दिया, उसको सॉल्व करना है, कोई एग्जाम आने वाला उससे रिलेटेड, तो हर सैटरडे को कोचिंग की तरफ से एक आयोजित होता था एक प्रश्नोत्तर से रिलेटेड। तो उसी एग्जाम को उसी टेस्ट को मैं देता था। हर सैटरडे को एक टेस्ट होता था, 100 या 80 मार्क्स का रहता था वो, तो उसको देता था मैं। तो जब मेरा एग्जाम होने वाला था तो मैंने उससे 1 हफ्ते 10 दिन पहले मुझे लगा मॉक टेस्ट वगैरह दे देना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई सर भी बोलते एग्जाम आने वाला है, मॉक टेस्ट वगैरह दो। और ये भी बोलते थे कि कोचिंग आप ना आइए तो 2-4 दिन टेस्ट देते रहो भाई, और क्या। तो मैंने एक फ्रेंड से ले ली उसकी बुक मॉक टेस्ट की, और बुक भी मैंने अभी तक मैंने एक भी बुक नहीं खरीदी। ये भी समझ सकते हैं आप कि मैंने अभी भी एक भी बुक खुद के पैसे से नहीं खरीदी। बड़े भैया जो बुक्स वगैरह यूज करते थे उसी से काम चल रहा है इनका, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप देख लो, मतलब अब मैं क्या ही बोलूं इसमें कि किस तरीके से तैयारी हुई और फाइनली ये लड़का सिलेक्ट हो गया है। तो अच्छा, और उस मॉक टेस्ट 1 हफ्ते बाकी थे, तो मैंने दोस्त से मॉक टेस्ट की बुक ली, क्योंकि बुक तो खरीदा नहीं था, तो मुझे लगा मॉक टेस्ट के बारे में सर बोलते हैं तो मॉक टेस्ट की बुक ले लेनी चाहिए। बुक उसकी बुक मैंने लिया, लेकिन हालांकि मैंने उसमें से 15 या 20 क्वेश्चन किए होंगे स्टार्टिंग से, फिर बोरिंग टाइप का, जैसे ही कोई चीज़ आप रेगुलर करते रहेंगे तो एक आपकी आदत में शुमार होता है। तो मैंने उसको स्टार्ट किया तो मजा नहीं आया, कि नहीं मजा आ रहा, तो फिर मैंने उसको बंद ही कर दिया। वो बुक अभी भी रखी हुई है। तो अमन मुझे ये बताओ, जब मॉक टेस्ट लगाया नहीं तो स्पीड कैसे मेंटेन करी? इसमें तो बहुत प्रेशर होता है, स्पीड वाला कैसे? स्पीड वही सैटरडे को कोई भी टेस्ट होता था, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे अपर लेवल, कभी कभी सर टीईटी वगैरह से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन वगैरह से रिलेटेड वो टेस्ट देते थे, बस उसी में करते थे। बाकी जो सारे लड़के 50 या 100 लड़के जिनके बीच होता था टेस्ट, तो उनसे थोड़ा सा टाइमिंग से पहले ही, मतलब मैं उस एग्जाम को, उस टेस्ट को कंप्लीट कर देता था। तो इससे मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ, जो बड़े एग्जाम है उसमें मैं ठीक ठाक कर सकता हूँ। लवली। सो कुल मिला के देखो, भले ही इन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, लेकिन भाई टेस्ट लगाया है। ये एक्सपेरिमेंट आप मत करना कि ठीक है आज से मॉक टेस्ट बंद, लगाना है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्पीड और एक्यूरेसी उसी से मेंटेन होती है। तो इन्होंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, लेकिन दूसरे जो टॉपिक वाइज टेस्ट हुए हैं वो सब बहुत अच्छे से सॉल्व किया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत बार होता है, जैसे प्रिपरेशन जब अमन करते हैं तो बहुत बार कई प्रकार के प्रेशर्स होते हैं, क्योंकि जब हम तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हो जाती है। जैसे घर में उम्मीदें हो जाती है, तो पापा लोग कभी कुछ बोलते थे कैसे कि बेटा क्या तैयारी चल रही है, कितना क्या है, थोड़ा सा, क्योंकि दादाजी लगते हैं, हम लोग दादा दादा बोलते हैं, ठीक है। सो कैसे क्या, थोड़ा सा उनका बताया, उनका कैसे क्या सपोर्ट रहा है, परिवार का क्या सपोर्ट रहा है? अमूमन तो सभी पेरेंट्स को लगता है कि हाँ, जैसे 4 साल 5 साल सभी को लग रहे हैं, कोई बाहर जाकर तैयारी कर रहा है इस सिटी में, तो उनको 4-5 साल नॉर्मली लग जाता है। तो भी वो जाके अपने पेरेंट्स जब पूछते हैं उनसे, तो वो बोलते हैं कि बस 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया। तो मैं स्टार्टिंग फेज ही था, तो साल या 1.5 साल हुए थे तैयारी करते हुए, तो ऐसा कुछ घर वालों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था, ना कि जिम्मेदारियाँ थी कि ऐसा ऐसा कुछ करो, तो कोई प्रेशर नहीं था। तो एकदम प्रेशर फ्री। आईपीएल वगैरह, क्रिकेट मैच का थोड़ा सा दीवाना हूँ मैं, तो क्रिकेट वगैरह भी देख लेता था।
और आराम से, कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों के साथ खेलना कूदना भी हाँ, एज इट इज। यस, मतलब अपने आप को ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को दुनिया से एकदम अलग करके सन्यासी बन के पेपर उठा लो, किताब उठा लो, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जो समय पढ़ाई में लगाओ उसको सही तरीके से, क्वालिटी टाइम हो, ना कि पढ़ाई के समय फालतू चीजों के बारे में सोचो। पढ़ाई कर रहे हो तो फुल फोकस्ड होकर पढ़ाई कर लो, और जो बाकी जो काम कर रहे हो करते रहो, अपनी जिंदगी है यार, उसको भी खत्म नहीं कर सकते। अच्छा अमन, कुछ और भी चीजें बताओ, दोस्तों का क्या रोल था इसमें? दोस्त लोग कभी ऐसा नहीं कि यार तैयारी कहाँ होगा, हम लोगों में ज्यादा बोलते रहते हैं सरकारी नौकरी नहीं मिलती बनिया के बच्चे लोग को, तो ऐसा कुछ बोले कभी कोई? मना किया या डिमोटिवेट करने की कोशिश कभी हाँ, ऐसा कुछ? दोस्त तो आपके पास मोटिवेटेड दोस्त भी मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे हमेशा, और कुछ निगेटिव है, अरे कुछ नहीं होगा, आप ये कर लो वो कर लो, या कुछ एक बिजनेस टाइप का कुछ कर लो, कोई मतलब नहीं, मैं करने जा रहा हूँ। कुछ एक एक दो दोस्त ऐसे थे जो बोलते थे कि अरे छोड़ो, कुछ होगा नहीं, लगता है कि अब चलते हैं कहीं बाहर कमाते हैं। तो वो लोग तो बाहर ही कमा रहे हैं, तो जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, वो आके तैयारी भी करने लगे। ऐसे भी ये दोस्त थे। बढ़िया था, है ना? मतलब जिनको लगता था नहीं होगा। हमारे दरअसल बच्चों, क्योंकि बनिया है, केसरवानी के बनिया ही होते, तो हम बनिया लोग के यहाँ ना एक अलग ही कल्चर बना हुआ है कि नहीं, बनिया लोग को कोई नौकरी नहीं मिलती है, परेशान मत हो, आ जाओ बढ़िया दुकान दुकान संभालो, ऐसे बोला जाता है। लेकिन इसने जब साबित किया तो यही लोग जो दुकान संभाल रहे थे या इधर उधर नौकरी कर रहे थे वो वापस आ गए, चलो भैया लग जाते हैं। अच्छा इसके बाद अमन आता है कि जब सबसे पहली बार एग्जाम क्रैक हुआ, चेक किया, एग्जाम क्रैक हो गया, ठीक है, यानी पहला पेपर हो गया, अब आगे के लिए पीएसटी पीडी के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल वगैरह होगा, वो सारी चीजें होगी। जब रिजल्ट आया उसके कितने दिन बाद ये प्रोसेस होता है? लगभग 1 महीने लग गए थे। 1 महीने बाद, यानी कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके 1 महीने बाद आपको बुलाया जाएगा पीएसटी और पीईटी के लिए प्लस मेडिकल के लिए। क्या ये तीनों चीजें एक ही दिन होती है या अलग अलग दिन होती है? मेडिकल तो अलग होता है, पीएसटी पीईटी तो एक दिन एक में हो साथ होता जाता है। है। पीएसटी पीईटी में क्या होता है? पीएसटी पीईटी में सबसे पहले तो जाएंगे आप, जैसे जितने लड़कों को बुलाया जाएगा उन लोगों का हाइट चेक करेंगे, जैसे ही ठीक है। हाइट में कम हुआ तो उनको बाहर कर देंगे, पहला प्रोसेस ये होगा। हाइट के बाद आपका चेस्ट का माप करेंगे, चेस्ट नॉर्मली हो जाता है सभी को, कुछ लोगों को लगता होगा कि हम पतले नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एकदम फ्रेश माइंड से गया था, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने अपने खुद से नापा, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए वैसे मैंने किया, सारी चीज़ें होती गई, उसका नेक्स्ट वेट नापा, वेट में भी हो गया, रनिंग करवाया। तो रनिंग में एक सर ने थोड़ा, क्या है, जब वहाँ पे पहली बार गया था तो प्रेशर तो था ही नहीं, तो मैं सबसे आगे लाइन में खड़ा था, तो एक सर वहाँ पे उस्ताद सर थे वहाँ पे, उन्होंने बोला देखिए आप रनिंग कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं लेना है, 24 मिनट बहुत होता है 5 किलोमीटर के लिए, हम लोग तो मॉर्निंग में, अब वो लोग पहले से हैं वहाँ पे, उनका डेली का रूटीन ऐसा हो जाता है जैसे अब हमारा है, तो वो लोग तो बोलते हैं आप 24 मिनट की बात करते हैं, मैं 15 मिनट में डेली रनिंग करता हूँ, और उनकी ये लगभग 50 के आसपास होगी, 45-50। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप एकदम फ्रेश माइंड से दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दौड़िए आपका हो जाएगा, तो वो बात हमको काफ़ी मोटिवेटेड लगी, उनके कहे अनुसार ही मैंने लोगों के फुटप्रिंट्स देख कर बस लगा दी दौड़। और हालांकि कभी दौड़ा तो था नहीं, तो पहले पहले एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जब पहला हमारे क्रैक को, कभी दौड़ा तो था नहीं, तो राइट साइड काफ़ी पेन होने लगा था, लेकिन जब लड़कों को देखा कि आगे निकल रहे हैं तो बस मैंने आगे मंजिल, अगर आप रनिंग करते हैं उस समय मंजिल देखते रहेंगे कि वहाँ उतनी दूर जाना है तो नहीं हो पाएगा, आप अगले के जो स्टेप्स हैं उनको देखते रहेंगे ना तो अपने आप निकल जाएगा। तो मैं अगले का स्टेप देखा कि वो भी दौड़ रहा है, वो हमसे थोड़ा सा तगड़ा लगा था, वो दौड़ रहा था, मैं बोला मैं भी दौड़ लूंगा, तो ऐसे करते करते हर 1 मिनट में 2 मिनट में एक दो लड़के को ऐसे पीछे करते करते फिर मैंने 22 मिनट कुछ सेकंड में मैंने दौड़ निकाल ली। उस सर का भी धन्यवाद किया बाद में कि सर आपकी मोटिवेशन की वजह से मैंने ये चीज़ें निकाली जो कि नहीं हो सकती थी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करती। कभी नहीं, क्योंकि पैर पकड़ लेता है, सच में पैर पेट पकड़ लेगा एकदम से, वो जैसे मिल्खा सिंह में दिखाया गया है ना, वो हकीकत में होता है। अगर जिसने पहले कभी भी प्रैक्टिस नहीं करी है वो नहीं दौड़ सकता है, लेकिन भाई बिना प्रैक्टिस के इन्होंने भाई दौड़ निकाल ली। लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और ये चीज देखो, होता है स्टेमिना होता है भाई, हमेशा उस तरीके का परिवार में उस तरीके का खान पान रहा, सब कुछ वैसा ही रहा, जिस वजह से शरीर मजबूत था, चीजें संभव होगी। आजकल के लोग शहरों में रहने वाले क्या है, पिज्जा मोमोज बर्गर खा के क्या ही शरीर मजबूत बनाएंगे। तो एटलीस्ट प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो वो चीज आपके काम आएगी और दौड़ निकालने में आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कट ऑफ वगैरह के बारे में जान लेते हैं, कितने मार्क्स का पेपर था और कितनी कट ऑफ वगैरह आई थी जब सेलेक्ट हुए थे? तो पहली बार जब 2021 में मैंने नोटिफिकेशन आने पर मैंने अप्लाई किया था, तो उस समय तो 100 क्वेश्चन का रहता था, तो 100 का डबल, तो उसमें मैंने 75 पॉइंट कुछ मैंने मार्क्स गेन किए थे।
तो उसका जब मेरा लास्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, सारा फिजिकल मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें ओके हो गई थी, उसका मेरा 0.03 से नहीं हो पाया था। तो मैंने अब नेक्स्ट टाइम सोचा कि अब मैं इतने नंबर लाऊंगा कि सारा प्रोसेस होने के बाद भी मतलब बाहर ना किए जाऊँ। तो मैंने फिर अगले एग्जाम में मैंने 92% स्कोर किए, 160। अगला अगला जो एग्जाम था मेरा 2022 में, उसमें 160 का टोटल मार्क्स था, 80 क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने 146 के समथिंग मैंने स्कोर किया था, जिससे मुझे 141 के आसपास CISF मिलना था, तो मुझे CISF मिला था। क्लियर है? देखो समझ लो बच्चे, 160 नंबर का पेपर था, 146 नंबर आए ना, 146 मार्क्स आए और 141 कट ऑफ थी, यानी 5 नंबर इनके ज्यादा थे। ठीक है, तो इनको CISF यहाँ पे मिल गया। सो ये जो CISF मिलता है, ये मार्क्स के हिसाब से मिलता है या पोस्ट प्रेफरेंस हम पहले से फिल करके रखते हैं तो मिलता है, कैसे क्या होता है? पोस्ट प्रेफरेंसेस कुछ इसमें जैसे SSC-GD के थ्रू पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, तो 8 या 9 होती है उसमें चॉइसेस, तो कुछ की इसमें ऑल इंडिया प्रेफरेंस रहती है, तो ऑल इंडिया कट ऑफ बनेगी उसकी, जैसे SSF हो गया, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट हुआ NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस जो मैंने डाली थी CISF, पहले SSF, NCB, फिर CISF, ये 2022 का मैं बता रहा हूँ। तो SSF ऑल इंडिया कट ऑफ में 147 के आसपास शायद गया था वो। ओके, 147 आउट ऑफ 160, ध्यान रखिएगा, 147 आउट ऑफ 160। ठीक है, उसके बाद NCB में भी 146 पॉइंट कुछ आया था, जिसमें से 0.09 से नहीं हुआ था मेरा NCB में, नहीं तो आज मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में होता। तो फिर उसका नेक्स्ट CISF को मैंने डाला था, तो 92% के आसपास मैंने स्कोर किया था, तो मुझे CISF मिल गई, हालांकि 4 या 5 नंबर ज्यादा ही थे। ओके, लवली लवली। ठीक है, सो पोस्ट प्रेफरेंस जो ये डाला जाता है, ये फॉर्म भरते समय ही डाला जाता है या बाद में इसके लिए आता है, कैसे होता है? पोस्ट प्रेफरेंस पहले डाला जाता है। अब जब जैसे ही जानकारी होती है कि हाँ इस SSF या तो कोई कोर्स हमको फर्स्ट लेना है, जैसे किसी का आर्मी से रिलेटेड लोग होते हैं, तो लोग सोचते हैं हम बॉर्डर टाइप की सिक्योरिटी पसंद है हमें, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो BSF लेते हैं, चूज करते हैं। हालांकि BSF वगैरह की जैसे कट ऑफ लो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रेफरेंस चूज करते हैं BSF को लास्ट में रखते हैं, BSF है, असम राइफल्स है, तो इन लोग लास्ट में रखते हैं, तो इनकी कट ऑफ कम जाती है। जिन जो आर्मी लवर है वो लोग फर्स्ट डालते हैं, तो जो हमको फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वही मिलती है हमको, ऐसा ही होता है। बढ़िया, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ और चीजें, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम क्रैक कर लिया, उसके बाद फिजिकल मेडिकल दोनों हो गया, तो उसके फिर कितने दिन बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या कितने दिन बाद इसका रिजल्ट आया कि आप इसको क्वालिफाई कर चुके हो, अब DV के लिए आ जाओ? एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो मेडिकल के टाइम होता है। जब मेडिकल फिजिकल हमारा हो गया, उसके बाद मेडिकल, तो उसमें हमारा एडमिट कार्ड होता है, जो एडमिट कार्ड हमको मिलता है, जिससे कि हम मेडिकल में अटेंड हो, वो रहना चाहिए साथ में। एक हमको आइडेंटिटी के लिए कुछ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या DL वगैरह, ये हो गया। उसके अलावा फिर नेक्स्ट के लिए हमको हाई स्कूल बेस्ड ये भर्ती है, तो हाई स्कूल मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट कुछ भी किए हो, ग्रेजुएशन है, 12th है, उसको भी आप लगा सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है, आप 10th का ही लगाकर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज बीच में रह गया है, दैट इज मेडिकल। अब मेडिकल में कुछ कुछ पॉइंट्स पे बता दो जो बताना चाहिए यहाँ पे वीडियो में, कि क्या क्या चीजें हैं जिसकी तैयारी बच्चा पहले से अपना चेकअप करा के रखे सारी चीजें, और फिर वो इस तैयारी में लगे, और अगर किसी चीज में उसकी कमी है तो एटलीस्ट वो इसमें नहीं, फिर किसी और चीज में लगे। तो क्या क्या चीजों पर उसका फोकस होना चाहिए मेडिकल को लेकर, जो वहां पे चेक होता है, जो चीजें बताई जा सकती कैमरे पे? मेडिकल में तो जब हमारा मेडिकल हुआ था, उस समय हमारा ब्लड का सैंपल लिया गया था, ब्लड, उसके बाद स्कैन किया गया था, एक्सरे लिया गया था, उसके बाद यूरिन का टेस्ट हुआ था, और उसके अलावा टीथ है उनकी संख्या 28 एकदम सही होनी चाहिए। टीथ 28 मिनिमम होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। 28 से अगर कम है तो फिर नहीं होगा। टीथ भी चेक होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, यानी पूरे 28 होने चाहिए। 28 से ज्यादा है तो चलेगा, 28 से ज्यादा में एक आध दो ठो आपके कीड़े लगे हुए तो भी चलेगा, राइट। 28 फ्रेश होने चाहिए और पूरे होने चाहिए, जो हिलते डुलते वाले नहीं होने चाहिए। मतलब टीथ भी चेक होता है आपके मेडिकल में, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और कान भी चेक किया जाता है, ओके, वो डॉक्टर अपने अनुसार कोई मशीन होती है उनका,
उससे चेक करते हैं, या तो फिर ऐसे ही वो कुछ बोलकर, दूर से बोलकर, पास से बोलकर आप कंफर्म करते हैं कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। आँख भी चेक हुई, और आँख तो आपको ABCD वगैरह जो आप हमें जो नॉर्मली देखते होंगे, आप हॉस्पिटल जाते होंगे तो ABCD करके ऐसा कुछ लिखा होता है, उसको 2 या 3 मीटर से उसको देख कर आप बता सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक आँख बंद की जाती है तो नॉर्मली लगभग लोगों को हो ही जाता है आँख में, जिनको प्रॉब्लम नहीं होती एकदम जेन्यून। उसके अलावा आँख से रिलेटेड कलर ब्लाइंडनेस होता है कुछ लोगों को, जैसे कलर, कोई भी कलर जैसे ग्रीन कलर है वो उनको नज़र ही नहीं आता। तो एक बुक होती है कलर ब्लाइंडनेस की, उसको आप ओपन करेंगे तो हर कलर में एक नंबर शो करते रहेंगे। तो वो आप सारे बुक्स के पेज पलट पलट के डॉक्टर पूछते हैं, वो सारे में आप फटाफट बताते जाइए, इसमें 76 लिखा है, 22 लिखा है, या ABCD का कोई एरो है, कोई किसी भी प्रकार का एक अल्फाबेटिकल कुछ भी लिखा होगा, उसको आप बताते जाएंगे। बस हो गया आपका मेडिकल कंप्लीट। ओके, और एक वो जो चीज कह रहे थे कि हाँ आंखों से पूछेंगे कि ये आंखों का था या कान का था, कि पूछेंगे क्या है, अगर आपने बताया लेफ्ट है या राइट है, वो क्या था? हाँ, कान का जैसे चेक किया तो कभी कभी तो मशीन से चेक कर लिया तो ओके है, कभी कभी क्या करते हैं विदाउट मशीन के दूर से बोलते हैं कुछ चीज़ें, तो बोलते हैं आपको किस तरफ अधिक सुनाई दिया। तो अगर बच्चा बोल देता है दाईं तरफ तो तुरंत री मेडिकल लिख देते हैं, मतलब नेक्स्ट फेज में जाना पड़ेगा, वो सारा मेडिकल वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, नेक्स्ट मेडिकल कराने किसी और जिले में भेज देंगे। वहाँ पे जाएंगे तो मतलब उनका कहने का मतलब हो गया कि आप इसके लिए फिट नहीं है, आप कान में समस्या है, क्योंकि आपको अगर कहीं से भी बुलाया दोनों में सुनाई देना चाहिए, दोनों में प्रॉपर सुनाई देना चाहिए। जैसे ये मेडिकल हो गया, सारी चीजें हो गई, इसके कितने दिन बाद डीवी हुआ है? फिर से दोबारा हुआ होगा डीवी, जब आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना पड़ा, वो कितने दिन बाद हुआ था? उसके बाद एग्जाम, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद फिर 1 या 1.5 महीने बाद फिर उससे रिलेटेड न्यूज आई, उसमें मैं चेक करता था, बीच में न्यूज आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका ज्वाइनिंग लेटर बस आने ही वाला होगा। ओके। तो 10-12 दिन और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। तो ज्वाइनिंग लेटर सेम वैसे DME में जैसे हमने डॉक्यूमेंट जमा किए थे वैसे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो ज्वाइनिंग लेटर में आती है, जैसे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने रहते हैं गजेटेड ऑफिसर से, उसके बाद आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन या चौकी कहीं से भी आपको प्रूफ दिखाना होता है कि हम यहीं के निवासी हैं और हमारे ऊपर कोई भी केस नहीं चल रहा हो। ओके। ऐसी चीज़ें आपको पुलिस से पूरा एकदम सत्यापित कराकर जमा करना होता है। लवली। एक और चीज यहाँ पर बताना है बच्चों को, जो शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। आपने देखा है रिजर्वेशन सिस्टम चलता है ना, रिजर्वेशन होता है जहाँ पे कैटेगरी वाइज की इस कैटेगरी में इतना रिजर्वेशन है और उसके हिसाब से वैकेंसी आती है। जनरल कैटेगरी में भी रिजर्वेशन का एक पार्ट है जो जनरली लोगों को नहीं पता है। वो क्या चीज है अमन, थोड़ा उसको भी बताओ जरा। EWS, इसको 10% सवर्ड जो होते हैं जनरल कैटेगरी के, उनको 10% तक का आरक्षण, मतलब नंबर में आपको छूट मिलेगी। जैसे आप एग्जाम देंगे तो 10% तक आपको उसमें छूट दी जाती है, अप टू 10%, ध्यान रखिएगा, 10% पूरे नहीं, अप टू 10%, यानी 10% हाईएस्ट है। और इसमें जनरल कैटेगरी सारे आते हैं। जनरल कैटेगरी में वो लोग जो फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं है, उतने स्ट्रांग नहीं है, तो उन लोगों को इसमें आरक्षण दिया जाता है, राइट। अब सवाल ये आता है कि जनरल कैटेगरी के ये लोग जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, इनको आरक्षण देने के लिए पता कैसे चलेगा? तो वो कौन सा पेपर करवाना पड़ता है, उसको बता दो जरा। वो क्राइटेरिया होती है, आप तहसील में जाएंगे, बताएंगे कि हम इकोनॉमिकली उतने अच्छे नहीं हैं, तो वो बोलेंगे कि आप एक फॉर्म वगैरह, एक उनका प्रारूप होता है वो देंगे, उससे भरकर आप अपने लेखपाल से कंफर्म करिए कि हाँ आप यहाँ के निवासी हैं और आपकी आय इतनी नहीं है। मिनिमम कुछ क्राइटेरिया होता है कि इतनी ज़मीन आपके पास नहीं होनी चाहिए, इतना आपका इनकम आपके पिताजी की नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं उन सारी चीज़ों में मैं फिट बैठता था, तो उन चीज़ों को मैं करवा लेता अगर, तो 2021 की जो वैकेंसी थी सेलेक्ट हो जाता है। असम राइफल में होता, असम राइफल में होते 2021 में सेलेक्ट हो जाते हैं। 2022 में जो सिलेक्शन हुआ है उसमें इन्होंने बनवाया भी नहीं, और बनवाया आई थिंक था कि नहीं, लेकिन इन्होंने लगाया नहीं उसमें, तो बिना लगाए ही 5 मार्क्स ज्यादा थे तो अलग से रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ध्यान रखें, ये अगर कोई भी जनरल कैटेगरी से है तो जाके अपने तहसील में इस बात का पता कर ले कि अगर इस तरीके का उनको कोई पेपर बनवाना है तो उसके लिए कितनी क्या इनकम होनी चाहिए। अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, आपके पिताजी की इनकम या जमीन वगैरह सब मिला के उसके अंदर आते हैं, तो आप जरूर बना लें। इसका कुछ भी फायदा, मैं कहता हूं अगर 1 नंबर भी बढ़ जाता है ना दोस्तों, 1 नंबर भी बढ़ जाता है तो आपकी कट ऑफ के लिए भाई साहब आप हो सकता है आप आ जाए सिलेक्शन के दायरे में। बहुत सारे लोगों का 0.25 से भी छूट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें और ये चीज करवा लें। जनरल कैटेगरी में भी रिजर्वेशन इस तरीके से मिलता है, ठीक है।
ओके सो ये बहुत सारी बातें हो गई अमन, बड़ा मजा आ रहा है आज ये इंटरव्यू शूट करते हुए। हमेशा बच्चों को जिनको पढ़ाते रहते हैं उनका शूट करते हैं, लेकिन परिवार में कोई सेलेक्ट हो, अपना खुद का भाई सेलेक्ट हो और उसका इंटरव्यू शूट करे, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। और शायद मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने छोटे भाई का इंटरव्यू शूट कर रहा हूँ, काफी खुशी भी हो रही है। अच्छा, कुछ और भी सवाल जो मेरे मन में तो नहीं, मैंने कुछ लिख रखे हैं, जैसे कि सिलेक्शन हो गया, अभी इनकी जो पोस्टिंग है ये CISF कांस्टेबल है, इसको इसके बाद देखो आपके मन में और भी बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि आगे की 1.5 साल से क्योंकि जॉब चल रही है, तो इस 1.5 साल में जो जो जॉब प्रोफाइल है, क्या काम करवाया जाता है, कैसे काम करवाया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आर्मी वालों के पास काम नहीं होते तो गड्ढा खुदवा के पानी भरवाते हैं, फिर उसी को खाली करवाते, पटवाते हैं, ये सब करवाते हैं, नहीं करवाते, बहुत सारी अफवाहें हैं। सब पूछूंगा, इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा। एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल पूछ के जाऊंगा बच्चे, और फिर पार्ट 2 में बहुत सारे अहम सवाल जो जनरली आपको मोटिवेशन देंगे इन चीजों को जानकर और करियर के ग्रोथ को जानकर, कि आखिर ये यहां से कैसे अपने आप को कुछ कुछ सालों के अंदर ही एक बड़ी हायर पोस्ट पे लेके जा सकता है बच्चा, और आपके साथ भी ये हो जाएगा। तो मेरा आखिरी सवाल इस वीडियो में जो आप बच्चों से, कि आप बच्चों के लिए, कि अगर अमन कोई बिगिनर है, एकदम फ्रेशर, हाई स्कूल हो गया या तो उसका इंटर हो गया, ठीक है, अब वो सोच रहा है कि मैं SSC GD का फॉर्म भरूं और इसमें से कोई एक वर्दी वाली पोस्ट हमारे पास भी हो जाए, तो उसको एकदम शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप कुछ बता दो कि वो क्या क्या करे कि वो अपने आप को 6 महीने में तैयार कर ले, थोड़ा सा बता दो। ये बहुत ही आसान है, आपको एक सरकारी नौकरी का जो मौका मिलता है वो बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको एक नॉर्मली जो क्राइटेरिया है इसका सेट किया गया हुआ है कि आप इंग्लिश या हिंदी, उसके अलावा रीजनिंग, मैथ्स, उसके अलावा GS, तो इन चारों में से आप नॉर्मली कुछ भी पढ़ेंगे अगर, तो एक बार उसको कंप्लीट करिए। उसका क्राइटेरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसका एक जो सब्जेक्ट का दायरा, तो उससे रिलेटेड आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, ये बहुत हो जाएगा 6 महीनों में। आप 2 बार, एक तो GS है उसका रिवीजन आप एक बार कर लें, 2 बार कर लें, वो रिवीजन होता ही रहेगा GS का पार्ट। उसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग वगैरह आप नॉर्मली 2 से 2.5 घंटे भी अगर डेली देते हैं, एक नॉर्मली मतलब विदाउट प्रेशर के, तो आपका ये सिलेक्शन तो पक्का है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये जॉब आपको मिल जाएगी, जैसा मेरा अनुभव रहा है 2 एग्जाम जो मैंने दिए हैं इससे रिलेटेड। समझ सकते हैं इस बात को दोस्तों, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी समय आप पढ़ाई में दें उसको इस अंदाज में दें कि हाँ वो पूरी तरीके से फ्रूटफुल आप बनाए। कोचिंग में पढ़ी गई चीजों का रिवीजन जरूर करें, ज्यादातर लोग रिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन आपने अभी सीधा सुना कि जब कोचिंग में जो पढ़ाया जाता था वो चीजें जब लिखे हुए अक्षर समझ में उतने अच्छे से याद ना हो, तो आके उसको वीडियो के फॉर्म में यूट्यूब पे सर्च करके देखना एक बहुत ही अच्छा तरीका है चीजों को समझने का। कोई भी क्लास आपने देखा, कोई भी टॉपिक देखा, उसको और बेहतर करना है और पक्का करना है, यूट्यूब आपके सामने अवेलेबल है, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है दोस्तों। आप वहां पे क्लासरूम कोई क्लास ज्वाइन करी है, अच्छा है, नहीं ज्वाइन करी, आप किसी पर्टिकुलर शहर से हैं, गांव से हैं, कस्बे से, कहीं से भी है, देहात से देहात वाली जगह पे हैं, आपके पास अगर एक मोबाइल है तो आप घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के थी एक पहली पूरी की पूरी कहानी जो इनकी जर्नी रही है। लेकिन 1.5 साल से अमन जो है पोस्टेड है CISF में। सो 1.5 साल की इस जर्नी में अमन का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। क्या सैलरी मिलती है उसके बारे में जानेंगे, क्या डिडक्शन होता है उसके बारे में जानेंगे, इसके अलावा आगे क्या ग्रोथ है, किस तरीके से अपने आप को और ऊपर ले जा सकते हैं, एक सिंगल स्टार, डबल स्टार या जो भी पोस्ट होती है उसके बारे में जानेंगे। कमांडोज वगैरह कैसे बन सकते हैं, ये कमांडो जैसे आप देखते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, NSG कमांडो, कहीं पे भी कुछ होता है, आतंकवादी हमला होता है, वो काले ड्रेस में भेज दिए जाते हैं, है ना, यूं करके। ये वाली पोस्ट पे भी कैसे जाया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे सवाल जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और मुझे लगा कि एक बार आपसे भी बताना चाहिए। तो मैंने अभी जो इंटरव्यू लिया, मैंने एक छोटे भाई की तरह नहीं बल्कि एक टीचर के रूप में, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के इंटरव्यू के तरीके से मैंने सवाल पूछा। उम्मीद करता हूं आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंच गए होंगे। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल है, आप वीडियो के कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं पूछ के आपको रिप्लाई कर दूंगा। पहले तो मैं ही रिप्लाई कर दूंगा, और कुछ ऐसे सवाल जो मुझे लगता है कि आपको अमन से ही जानना चाहिए, तो मैं अमन से ही पूछवा दूंगा कि हाँ इसका क्या है, कैसे। अगर उसको कमेंट के माध्यम से या वीडियो के फॉर्म में, जैसे भी आपको आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकेगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, सो ये थी पूरी की पूरी पहला पार्ट 1। पार्ट 2 दोस्तों हम लोग जरूर आपके लिए अपलोड करेंगे, उसको जरूर देख लीजिएगा। और उस पार्ट 2 में आपको पूरा का पूरा
इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में शुरू से लेकर अंत तक का कंप्लीट सोल्यूशन जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपके लिए आपकी तैयारी में ये पर्टिकुलर इंटरव्यू काफी हेल्पफुल और मोटिवेटेड साबित होने वाला है। दोस्तों मोटिवेटेड रहिए, सिलेक्शन पक्का होगा। एसएससी जीडी हो या एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपको घबराना नहीं है। इंग्लिश की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इंग्लिश के लिए मैं हूं। आपको संदीप केसरवानी इंग्लिश ये ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे जाके संकल्प 2.0 बैच में इनरोल करना है। इनरोल करके क्लासेस शुरू करिए। इंग्लिश पूरा मैं निकलवा दूंगा, एग्जाम कोई सा भी हो दोस्तों। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको अच्छे अच्छे टीचर्स चुन चुन कर ही निकालने हैं और फिर आ जाओ मिलकर तैयारी करते हैं दोस्तों। ट्रस्ट मी, आप 6 महीने से साल भर दीजिए, आपके एग्जाम को क्रैक करने का जो सपना है मोटिवेटेड होकर दीजिए, पक्का क्रैक होगा दोस्तों। ठीक है, पार्ट 2 में मिलते हैं फिर कुछ और धमाकेदार आपके इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।